नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मैं एक शराबी हूँ। हाय संजय हाय भाई। संजय बाबू। हाय हाय। आपकी हाय सुनने के बाद जिंदा हूँ ऐसा लगता है। ईश्वर की असीम कृपा है, अल्कुल चैनल्स का साथ है और आप लोगों का मदद का हाथ है, जिसके कारण आज शराब नहीं लिया हूँ और एक उपयुक्त जीवन जीने की प्रक्रिया में हूँ। दोस्तों, मैं होप ग्रुप, पायनियर ग्रुप और स्नेहांचल ग्रुप, इन तीनों की साझा मीटिंग में आज मुझे सेवा का मौका दिया है। मैं तहे दिल से सबका शुक्र गुजार हूँ कि आज मेरे जैसे बेवड़े को सुनने के लिए कोई तो भी तैयार है। क्योंकि एक जमाना था जब मैं शराब पीता था, उम्र के 16 साल से शराब शुरू किया था। वही आप लोग जैसे ही था मेरा भी, एक आधी बियर से स्टार्ट की हुई शराब जीवन के 45 साल तक करने, कम से कम 29 साल शराब लेता था। और शराब मेरी जिंदगी में क्या तहस करी है, ये मुझे अल्कोहलिक्स एनएस में आने के बाद पता चला। जब मैं 29 साल पिया था तो मुझे कोई असर लगता नहीं था। क्यों नहीं लगता था? कि मैं बहुत सही ढंग से जी रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, मिसेस के साथ संबंध अच्छे हैं। ये सब मेरी सोच थी। मैं सही, मिसेस पैसे मांगती है, मैं 500 रुपये मांगती है, मैं दे रहा हूँ। 500 की जगह 5,000 दे रहा हूँ। अभी कुछ अच्छा कर रहा हूँ। पिताजी रिटायर हो चुके थे, पूरा पैसा मेरे नाम से था। ये सब चीजें हुई तो जिसके कारण मुझे ऐसा कभी लगा नहीं था कि मैं एक शराबी हूँ। हाँ, ये लग रहा था कि शराब छोड़ना चाहिए। उसके लिए प्रयास भी बहुत किए थे। 8 बार मैं बुल्डाना गया था, शिरपुर। बाकी बहुत सारे, हम 9 जन गए थे, उनमें से 4 जन की वहां पे जाके छुट्टी, तो मैं उनको दोष नहीं दूंगा, दोष मेरे भी था। तो ये प्रयास 8 बार मैं जाके आया, मेरी शराब नहीं छुटी। पिताजी बाकी सभी की कसमें खा के खत्म हो गई थी। इवन दारू छोड़ने के लिए मैंने मिसेस के सामने उसके पिताजी के, उसकी माँ की भी कसम ली थी। बहुत सारी कसम ली थी। ये सब हुआ था, मेरी शराब नहीं छुटी थी। इवन मेरे पिताजी ने या मेरे घर वालों ने गोलियां भी इस्तेमाल किया था। जो गोलियां खाने के बाद मेरी बॉडी, मतलब मुझे पता नहीं था, लेकिन जब भी मैं शराब लेता था उसके ऊपर, तो मेरी बॉडी पूरी लाल हो जाती थी, मेरी आंखें लाल हो जाती थी, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती थी। ये सब होता था। मुझे पता नहीं था ये सब क्यों हो रहा है। ये सब मेरे मेरे पे प्रयोग हो चुके थे घर वालों के। एक बार मैं महोदा में गया था, हमारे वहाँ के टॉप मोस्ट डॉक्टर, उनके साथ गया था। और उन्होंने कहा था कि संजू ले थोड़ी सी। मैं बोला नहीं डॉक्टर साहब, ये परेशानी होती है मुझे। अरे नहीं होती, बोले कुछ नहीं। मतलब चलो यार, डॉक्टर साथ में है, होगी परेशानी भी देख लेंगे। मैंने वो पिया, और जैसे ही पिया, पहले ही घुट होने के बाद वो सब लाल चेहरा हुआ। और वो डॉक्टर थे, उनको पता लग गया था कि इनको क्या हुआ करके, या क्या मेडिसिन चल रही है इसके ऊपर। तो ये सब प्रयोग किए मैंने, प्रयास किए मैंने दारू छोड़ने के लिए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग मेरे घर के पास लोकमान्य स्कूल में, वरोरा में भी, तो मेरे घर से 100 मीटर दूरी पे है। 7 जुलाई 2014 की बात है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मैं मिसेस के साथ खाना खा के टहल रहा था रास्ते पे। वो हमारे रास्ते पे है मीटिंग, हमारा टहलने का, मेरे आने जाने का रोज का रास्ता है वो। मैं वो पढ़ा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बोर्ड दिखा मुझे, अल्कोहलिक्स एनोनिमस। और मैंने एक किताब पढ़ी थी, मुक्तांगन नाम की, अनिल अवचोटी की किताब थी, जिन्होंने रिहाब सेंटर के अनुभव पे लिखी। तो मैंने किताब पढ़ी थी और उसमें लिखा था कि यहाँ से निकलने के बाद अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जाइए। तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग है, दारू छोड़ने का काम करती है। मैं गया गेट पे, सिंपल ड्रेस में था। मैंने चेयरमैन से पूछा कि भाई क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उन्होंने बोला कि आइए, क्योंकि नया नया ग्रुप ओपन हुआ था वर्रा में, 10-7-8 दिन हुए थे ग्रुप ओपन होते। तो आइए बोले, तो मैं बोला अगले मीटिंग को आता हूँ। अगले मीटिंग को गया, मैं बैठा। लेकिन वहां बैठने के जो अनुभव कथन हो रहे थे, तो उसमें मैं अपने को देख नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वहां पे जो अनुभव जो चल रहे थे, कोई बोल रहा था कि मेरी मिसेज छोड़ के गई, कोई बोल रहा था कि मेरे पे कर्जा हुआ। अरे ये दोनों चीजों में मेरे पे कुछ नहीं था, क्योंकि 16 सालों से मेरी मिसेज मेरे साथ थी। और किसी भी बार का कर्जा, इवन किसी भी एक आदमी का भी मेरे पे 1 रुपया कर्जा नहीं था, और आज भी नहीं है। ये दोनों चीजें मुझे अनुभव में नहीं दिखाई दे रही थी कि मैं यार ऐसा हूँ, ये बेवड़ा हूँ, इस टाइप से नहीं लग रहा था मुझे।
तो जिसके कारण मैं मीटिंग में आता था, लेकिन मैं पी के आता था। 2 साल तक ये खेल खेला मैंने। मैं चाहता हूँ कि कोई दोस्त ना खेले। क्यों? क्योंकि ये अल्कोहल सर्विस की मीटिंग मेरे घर दरवाजे पे, मतलब घर के रास्ते पे है। रोज का आना जाना मेरा। मैं जब भी मंगलवार शनिवार को पीता था, पीता तो रोज ही था, लेकिन जैसे जाता था मंगलवार के दिन जा रहा हूँ शाम को, मेरा उसूल था कि 7 बजे के अंदर में घर चला जाता था। मेरे पीने का टाइमिंग 4 से चालू होता था शाम के। 4 से 7 के बीच 3 क्वार्टर हो जाती थी, और 7 के पहले मैं निकलता था घर से। और जैसे वो हॉल आता था, मुझे याद आता था कि अरे आज मीटिंग है। मैं घर में गाड़ी लगा के आके बैठ जाता था। जब दारू पी रहा था तो पीछे बैठता था, दारू जिस दिन नहीं पी रहा था तो आगे बढ़ जाता। ये 2 साल तक मैंने खेला। यहाँ के अनुभव के द्वारा मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि मैं शराबी हूँ नहीं हूँ। कोई भी अनुभव मुझसे मैच नहीं हो रहे थे। लेकिन मैंने मीटिंग में जाना नहीं छोड़ा। और मेरे जो हमारे यहाँ जिन्होंने ग्रुप चालू किया था वेलू सर, हमारे दिलीप जी बुराड़े, वो जब भी मैं मीटिंग में नहीं आता था तो मुझे फोन करते थे। मेंबर बहुत कम थे तो फोन करते थे कि, मतलब ये बोलने के लिए नहीं करते कि भाई मीटिंग में आओ, ऐसा नहीं बोलते थे। बोलते थे क्या चल रहा है संजू, कुछ नहीं। और मराठी में एक मन है कि शानाला शब्दाचा मार। तो मैं बस उन्होंने बोलने के बाद मैं चला जाता था। ये सब किया मैंने। और मैं बोलता हूँ कि हमारी मीटिंग में जो बोलते कि यहाँ पे ईश्वर का वास है, अगर उसका आवाज आता है, ये आवाज मुझे 20 जून 2016 को आया। मेरे मिसेस ने मुझसे कहा कि जो आप दारू पीते हो, ये पहले खुद को धोखा दे रहे हो, बाद में मुझे देते हो, और बाद में समाज को देते हो। ये आवाज ने मुझे झकझोर कर दिया। मैंने सोचा इसके ऊपर कि हाँ, ये तो सही बात है कि मैं पहले खुद को धोखा दे रहा था कि भाई अब मेरे को ये शराब जमती है, जबकि शराब मुझ पर हावी हो चुकी थी। मेरा प्रॉब्लम तो यहाँ तक आ चुका था कि जो हमारे यहाँ बोलते कि हमारा डिसीज जो है वो बढ़ते जाता है। मेरे बारे में वैसे बढ़ते गया था, लेकिन मेरी जो फिजिकल टॉलरेंस क्षमता जो थी सहन करने की, वो बिल्कुल नीचे हो चुकी थी। अब लास्ट के दिनों में मैं अगर आधी क्वार्टर भी ले लेता था तो मुझे ऐसा एहसास होता था कि मैं 3 क्वार्टर ले चुका हूँ, और इस तरह से मेरी बॉडी हिलती थी। यानी मैं वाइब्रेट हो जाता था पूरा और हिलते था। मेरे हाथ पैर, हाथ थर थर कांपते थे, ये सब होता था। तो मेरे इस तरह से इंक्रीज हुई थी, मतलब मेरी बॉडी की क्षमता इंक्रीज हो गई थी। लेकिन मन बोल रहा था कि भैया तेरे 2.5 बाकी है, 2.5 क्वार्टर बाकी है, तो पी ले। तो ये मैं खुद को धोखा दे रहा था, ये मैंने देखा। और बाद में मिसेस को धोखा दे रहा था। मैं उसको बोल रहा था कि मैं आधी पी के आया हूँ, आज ये काम हुआ, आज वो हुआ, ये प्रॉब्लम हुआ, ये सब मैं उसको धोखा दे रहा था। समाज को तो धोखा देना, मतलब समाज तो मेरे पीठ पीछे बोल रहा था कि भाई तू शराबी है। आज 5 सालों के बाद जब मैं शराब से दूर होता हूँ, बहुत सारे मेरे ग्राहक आते हैं, क्योंकि मेरी दुकान ऐसी मोनोपोली की दुकान है वर्रा में कि मेरे से लोगों को जमता नहीं है। उसकी वजह से भी बहुत सारा अहंकार था। तो आज वो जो लोग आते हैं तो बोलते हैं, संजय बाबू बोलते हैं, यार तुम उस समय शराब पीते थे तो हमें लगता था कि आप शराबी हो चुके, लेकिन आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि तुम्हारी दुकान थी और तुम्हारा स्वभाव ऐसा था कि दुकान से निकल देता था कि दोस्तों किराए को। तो अगर 4 बजे कोई आया तो उसको बोल देता था कि यही समय है, ये मेरा डिसीज है, ऐसा मुझे बाद में पता चला कि ये यही समय क्या है दुकान में आने का, बाद में आओ। जैसे कि जरूरत मुझे नहीं थी, इस टाइप से मेरा व्यवहार था, और उसके कारण लोग बोलते थे। आज लोग मेरे सामने आके बोलते हैं कि वो तुम बहुत पीते थे, हमें बहुत डर लगता था। आज उनको हिम्मत आई, तो ये मुझे लगता था। अब जैसे जैसे मैं इस मीटिंग में, इस टाइप से मैं दो समाज को भी धोखा दे रहा था, और यही वाक्य ने मुझे मीटिंग में लाके पटक दिया। और भाई मीटिंग में आप बैठने लगा, 90 डेज की बात हुई थी। 90 डेज देखा। अब मेरे सामने जो डिसीज रखा था मध्यपाश एक बीमारी, तो ये बीमारी जो थी वो मुझे सिर्फ पहचानने के लिए एक सिस्टम दिया था कि भाई तू बेवड़ा है कि नहीं है, पहले ये पहचान। पाश तो बाद में है, मध्यपाश तो बाद की बात है, पहले तू बेवड़ा है कि नहीं तो पहचान। उन्होंने देखा कि बताया मुझे कि भाई मानसिक आकर्षण है क्या, शारीरिक जो तेरी एलर्जी है वो है क्या, नैतिक अधपतन हुआ क्या, पागलपन आया है क्या, और तू मरने के कगार पर। ये सब चीजें जो थी, 5 जो हमारे लक्षण बताए, 3 लक्षण और 2 अंक, तो ये मुझ में थे। मैंने अपने अनुभव में झांक कर देखा था। मेरा अनुभव बताओ क्या, ये ऐसे मैं बेवड़ा कैसे उस पे। मेरी सिस्टर की शादी हुई थी 3 नवंबर की, और मेरे बड़े जवाई ने मुझे बताया था कि भाई उनके घर में अलमारी से भरी दारू रखी है, पुणे में रहते हैं। अब मैं वर्रा में था, और उन्होंने बताया कि वहाँ पे फ्री है, आराम से पी सकते हैं। तो वह पुणे में थी वो दारू और वो अलमारी, और मैं यहाँ पे अपने आप को सोच रहा था। अब मैं पिया नहीं था, लेकिन सोच रहा था इस बारे में कि भाई
कैसे जाएगी, कैसी कौन सी पहनेंगे, क्योंकि मुझे बताया गया था तो बड़े बड़े ब्रांड है, ब्रांड के नाम बताए गए थे, ये है वो है। तो मैं सोच रहा था इसे बैठे बैठे कि कैसे पहने, यानी मेरा आकर्षण पुणे में जाने के पहले ही दिमाग में आ गया था। तो मैं जब गया पुणे में, तो एक ही उदाहरण में मैं बताऊंगा कि मैं किस तरह से मेरा शारीरिक एलर्जी एक्टिवेट होती है और मैं नैतिक अधपतन कैसा होता है। तो मैं वहां पे गया और अपने ही जवाई के घर की बोतल चुराया, बाथरूम में छुपाया, अब बाथरूम में जा जाके थोड़ी थोड़ी पीता था। ये थोड़ी थोड़ी पीना मतलब थोड़ी थोड़ी पीता था, लेकिन पूरे बम्पर एक ही दिन में खाली कर दिया था। तो नैतिक अधपतन और ये जो हमारी एलर्जी बोलते हैं, फिजिकल एलर्जी, ये मेरे साथ एक्टिव हो चुकी थी, ये मेरे अनुभव से बताया, मुझे पता चल गया था। क्योंकि नैतिक अधपतन इस तरह कि मेरे बहन के घर में फ्री था दारू, मेरे जवाई बोल रहे थे कि आराम से पियो ले, कोई बंधन नहीं था, लेकिन मैं अपने ही जवाई के घर में चोरी कर दिया था शराब। ये मेरा नैतिक अधपतन था। और जो बोलते हैं पागलपन, पागलपन मुझ में आ चुका था। मैं शाम को जब खाना खाता था तो मुझे पता नहीं चलता था कि सवेरे सवेरे मेरी मिसेज बोलती थी कि भाई कल की सब्जी खाएंगे क्या रात को, तो मुझे याद नहीं रहती थी कि कौन सी सब्जी है। मुझे जाके देखना पड़ता था कौन सी सब्जी बनाई है। बाद में जो बोलते रहते मतलब की बात की झूठ मूठ की तारीफ करना वो कर देता, हाँ बहुत बढ़िया सब्जी बनी है, ला ये वो, ये सब चीजें मेरी पागलपन थी दोस्तों। ये मुझे बेवड़ा पहचानने के लिए 90 दिनों में ये मैंने पहचाना कि मैं बेवड़ा हूँ। और जैसे जैसे हमारा ग्रुप छोटा था, हम बढ़ रहे थे आगे, मैसेज कैरी कर रहे थे हमारे वेलविशर के साथ। ये मद्यपान जो बीमारी जो बोलते हैं, ये मुझे पीने के पहले की नहीं थी, वो तो मेरे में ऑलरेडी थी, पीने के पहले से मेरे में थी। ये मुझे अल्कोहलिक सर्विस में आने के बाद 4 साल के बाद पता चला। आज मुझे 5 साल कुछ 3-4 महीने हुए, 5-6 महीने, लेकिन ये मुझे 4 साल के बता तो 4 साल में तो पूरा ड्राई ड्रंकर था। यानी मीटिंग में आ रहा था, सिर्फ सोबर था, दारू से दूर था, कोई किसी प्रकार का खुद को जांचने की या मद्यपान आज जो बीमारी है सही में कैसी है क्या है, ये मुझे जानने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सोबर था, सब चीजें अच्छी थी, एक तो कर्जा नहीं था, मिसेज छोड़ के नहीं था, तो मुझे कोई ऐसा ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं थी। लेकिन 4 साल से मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार आता था कि मैं शराब क्यों पीता हूँ। ये आंसर मैं ढूंढता था, ये आंसर का, ये सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। हाँ, मीटिंग कर रहा था, सोबर था, सब चीजें थी, घर में भी चल रहा था, लेकिन वही पाश जो बोलते हैं मध्यपाश की जो बीमारी है, वो बीमारी मेरे चारित्र दोष, अभी जैसे रवि भाई ने बोला कि चारित्र दोष में छुपी है। अब ये चारित्र दोष मुझे पता कैसे चले, क्योंकि बीमारी मैं बताया कि आखिरी दम तक चलने वाली है। मैं बोला ये पता कैसे चलेगी। तो पिछले साल कोरोना काल में स्टेप्स की बातें हुई थी ऑनलाइन मीटिंग्स में, और मैं स्टेप समझ लेने के लिए बहुत प्रयास भी किए थे। केदार के भाई का भी कार्यक्रम किया था, हरीश भाई का भी कार्यक्रम किया था, उनका कार्यक्रम मेरे सिर के ऊपर से निकला था। कार्यक्रम अच्छा था, मेरे इतना है कि मेरी मेंटेलिटी नहीं थी उस समय समझने की, ऐसा मेरा आज का मानना है। तो मैं जब वो ऑनलाइन आया और उसमें स्टेप की बातें हो रही थी, तो मैंने स्टेप समझने की कोशिश किया। तो मैंने एक भाई से फिर सवाल पूछते थे हम कि स्टेप कैसे लिया जाए, फिर वो भाई ने मुझे बताया कि स्टेप्स कैसे लेते हैं। तो कैसे लेते हैं मतलब कैसे समझ के लेना है, क्योंकि मुझे ये स्टेप समझ लेना था। मैं कोई भी स्टेप पूरी कर नहीं पाता, आज भी नहीं कर पाया, प्रयास चल रहा है, लेकिन पूरी जिंदगी भी अगर खराब हो जाए तो मेरी स्टेप्स खत्म नहीं होगी। कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें कहा है कि अंत महात्मा नहीं बन सकते, लेकिन उस मार्ग में चलना चाहिए, तो मैं प्रयास करता हूँ। तो स्टेप मैंने समझ लिया, जब स्टेप समझ लिया, तो पहली पायरी जो थी, जो 4 साल में था ट्राई कर में, मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं दारू के सामने हद बोलूं। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैं दारू के सामने तो हद बोलूं, इसमें सवाल ही नहीं है, लेकिन लोगों के सामने, परिस्थिति के सामने, बहुत जगह पे मैं हद बोलूं और मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मुझे स्टेप्स समझ के लेने के बाद पता चला। और मेरा सही डिसीजन जो मुझे पता चला वो था स्टेप्स के पहले स्टेप के दूसरे भाग में, जहाँ पे अस्तर स्थिति की बात की थी कि हम भावना का उद्रेक नहीं रोक सकते, और सही में है दोस्तों, आज भी नहीं रोक सकता। आज सवेरे की बात है, मैं अनुभव बताऊंगा। मेरे बच्चे को मुझे छोड़ने जाना था, विसापुर, बल्लर शाह मिलिट्री स्कूल में पढ़ता है,
और गए 1 हफ्ते से जाना जा रहा है, कल जाना परसों जाना से चल रहा था। आज मैंने उसको बोला कि गाड़ी आई आने वाली है, चल। उसने मुझे बोला कि सोमवार को चलेंगे। दोस्तों ये डिसीजन मुझे आज भी है मेरे पास। उसने मुझे बोला कि इसको सोमवार को जाएंगे। मैं उस पर बरस पड़ा कि यार मैं कितना कर रहा हूँ तुम्हारे लोगों के लिए। मैं काम देखूँ कि तेरी स्कूल देखूँ कि पैसे कमाऊँ, क्या क्या करूँ। और वो गाड़ी वाले को बोला है तेरे को 4 बार आरटीपीसीआर करना पड़ता है। ये सब चीजें मैं बरस पड़ा। अरे मैं भावना तो उनसे आज भी कंट्रोल में नहीं रख सकता हूँ। हम जो बोलते कि 100% हमें सरेंडर करना, तो आज भी ये प्रॉब्लम है मेरे में। ये डिसीज है मेरा, ये मेरा शराबीपन है जो आज भी निकलता है। आज भी उस पर मैं बरस पड़ा। और बरसने के बाद मुझे अखड़ा और मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में आया, तो मैंने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद मुझे पता है 10वीं पारी के अंदर आज जब भी दिन में मैं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आता हूँ, तो मुझे किसी के साथ बात करना है। तो मेरे दुकान में ही मेंबर बैठते हैं, तो मैंने मेंबर से बात किया वही ऐसा ऐसा। उन्होंने कहा यार हाँ ये बात तो सही है कि आज भी हमें प्रॉब्लम है। मुझे जो मेरा वाटर हिट लग रहा है कि मेरे यानी मेरा कहना है मतलब ये है कि मैं किसी को अगर जबान दिया तो जबान पे कायम रही कि मेरी पहले से भूमिका है। तो मैंने उस भाई को बोला था कि अपने को कल जाना है पक्का। तो मैं उसको भाई उसके सामने मैं खोटा गिर गया, झूठा गिर गया, ऐसा मुझे लग रहा था। वो सब चीजें मेरे में आ रही थी, इसलिए मैं बच्चे पे बहुत बरस गया था। तो डिसीज आज भी मेरे में है। और ये पता कैसे चला कि स्टेप्स जब मैंने समझ के लिया था। और सही में डिसीज कहाँ पे है, ये जो मैंने अपने अनुभव से जांचा वो था 4 स्टेप में। जब मैंने अपनी खुन्नस की लिस्ट बनाई, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 5 साल से मीटिंग में आ रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 4-5 नाम निकलेंगे। और जब मैंने लिखना चालू किया तो 100 नाम निकले। और तब मुझे पता चला कि मैं डिसीज को किस तरह से कैरी कर रहा हूँ। इन 100 लोगों को मैं दिमाग में लेके चल रहा था। तो फिर मेरे चेहरे पे रौनक कहाँ से आएगी, चमक कहाँ से आएगी। ये डिसीज का पार्ट जो मुझे दिखाई दिया वो खुन्नस में बहुत था। लोगों के प्रति बहुत बड़ी खुन्नस, मेरे पिताजी के प्रति मेरी खुन्नस थी। कारण क्या था, तो मैं अकेला हूँ, मेरी 4 सिस्टर है, तो मुझे नौकरी करने नहीं दिया था। और मुझे पता है मेरे पिताजी के तुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं करेगी, इतना मैं तुझे दूंगा। दिया दोस्तों, जमाने के हिसाब से दिया, लेकिन उनकी सोच थी वो 2002 की। और आज 2022 में परसेंटेज जो है इनकम के परसेंटेज बहुत सारे गिर चुके हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत गिर चुका है। उस समय 12% और आज 3 से 4% पे आ चुका है। तो मुझे उस समय ऐसा लग रहा था कि 1 लाख पे 1200 रुपये मिलेंगे, तो 20 लाख पे इतना मिलेगा, 24,000 फिर अपना बराबर होगा। तो मुझे भी ऐसा नौकरी करने की ज्यादा मतलब ये नहीं थी। लेकिन ये खुन्नस मेरे में थी कि मुझे नौकरी लगने वाली थी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अपना चीफ इंजीनियर नागपुर एमसीबी ने पूछा था मेरे सामने कि भाई तुम्हारे लड़के को लगाना है क्या, और मेरे पिताजी ने नहीं कहा था। तो ये खुन्नस मेरे में बहुत थी। और ये खुन्नस लेके मैं जी रहा था, जिसके कारण मैं पिताजी के साथ बात नहीं करता था। मैं किसी से इतना मेरे पिताजी से इतना इंटरेक्ट नहीं होता था, उनकी हालचाल ज्यादा नहीं पूछता था। ये सब चीजें 4 सालों में ड्राई ड्रग सिस्टम में हुई है, ये मैंने देखा। और जैसे जैसे मैं लिखता गया कि जब उंगलियां मेरी तरफ पड़ी कि भाई तू कैसा है, इन सब लोगों को छोड़, तेरा क्या प्रॉब्लम है, तेरा डिसीज कहाँ है। तो मुझे पता चला उस स्टेप के इसमें कि मैं अपने पिताजी को समझ नहीं पाया था। कि मैंने कारण लिखा था कि क्या कारण है, सबा दोष तेरा गुस्सा है, तो मैं उनको समझ नहीं पाया था कि भाई उन्होंने मेरे लिए जिंदगी में इतना किया है। मेरी शराब को तो छुपाया था मैंने। जब मैं एक बार वही घर में आया था पीने के समय और मैंने उल्टी कर दिया था, तो मेरी माँ ने बताया था मेरे पिताजी को भाई संजू शराब पीने लगा। तो मेरे पिताजी ने कहा था कि नहीं ये संजू ने उल्टी नहीं की है, मैंने की है। तो इस तरह से शराब छुपाई, लोगों से उनके ऑफिस के लोगों के सामने उनको बेइज्जत होना पड़ा था, फिर भी उन्होंने मेरी बात को ऊपर रखा था। एक बार की बात है, मैंने किसी बार में दारू पिया था और उस बार में उनके ऑफिस के लोग थे। उन्होंने बताया पिताजी को कि भाई तुम्हारा लड़का बार में दिखा था, शराब पी रहा था। तो मेरे पिताजी ने कहा था कि हाँ ठीक है बराबर है, मेरे पैसे से पी रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम है। अरे ये सब चीजें मेरे पिताजी में थी और मैं इनको समझ नहीं पाया था। जब लेकर 4 स्टेप दिखा तब मुझे पता लगा कि डिसीज का है मेरे में। डिसीज ये था कि मैं लोगों को नहीं समझ पा रहा था, मेरे पिताजी को नहीं समझ पा रहा था, उनकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा था।
और जिसके कारण मुझे शराब पीना पड़ा। ये मेरा डिसीज काम कर रहा था। जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, मेरे में डिसीज क्या था, बीमारी जो थी वो कहाँ थी, तो मेरे लैंगिकता में थी कि मैंने जब लैंगिकता का आड़ावा लिखा तो आफ्टर सोब्रिटी मैंने 2-3 लेडी को पटाया था। तो ये डिसीज, मैं अपने मिसेस के साथ लॉयल रहना चाहिए, प्रामाणिक रहना चाहिए, ये मुझे पता नहीं लगा। ये डिसीज था आफ्टर सोब्रिटी, इवन ये डिसीज मेरे में काम कर रहा था। लेकिन जब मैंने इसको लिखा और उसको लिखने के बाद मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि भाई अगर लैंगिक डिसीज जो है तेरे में, इसके अगर तू छुटकारा नहीं पाएगा तो तेरे लाइफ में शराब आएगी। क्योंकि बिल्कुल में भी कहा है एक जगह कि हमें अगर खेद नहीं हुआ, यानी हमें पश्चाताप नहीं हुआ लैंगिकता के बारे में, और हमारी जो बिहेवियर है, जो वागणूक है, जो लोगों से बात करने का तरीका है, लोगों के साथ रहने का जो तरीका, अगर वो सुधरा नहीं तो हम पक्का शराब पिएंगे। ये बी बुक में एक जगह मैंने पढ़ा था। और वही आगे के पैराग्राफ में ये भी पढ़ा था कि अगर मैं इस लैंगिकता के सामने झुकता हूँ तो मुझे बहुत बड़ी भयंकर दुख और वेदना होने होने के पूरे 100% चांस है। ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे लैंगिकता के डिसीज, जो मेरा लैंगिक पार्ट था डिसीज का, उसके कारण मुझे, जब मैंने लिखा तो उसके बाद मुझे पता लगा कि अगर मैं ये सब चीजों अगर मेरे घर में चली जाती थी, जो मैंने पाठ कांड किए, तो अगर घर में जाते थे तो शायद मेरे घर में क्या क्या हो सकता। तो मैंने भयंकर दुख और वेदना की जो लिस्ट लंबाई बढ़ाई, लंबाई में सोचा मैं कि क्या क्या हो सकता था। पहले तो मैंने ये सोचा कि मैं शराब पी सकता हूँ, दूसरा मेरी मिसेस सुसाइड कर सकती है, तीसरा मेरे बच्चे को समाज में एक सेक्सुअल आदमी की या लैंगिक खोर आदमी की, चमड़ी चोर आदमी की पदवी मिल सकती है, ये मैंने सोचा। और ये भी सोचा साथ में कि अगर मैं ये लैंगिक के लफड़े किया हूँ, अगर मेरे मिसेस ने अगर आके बोल दिया कि भाई तुमने एक लफड़ा किया, मैं भी एक करूंगी, तो उस समय मैं क्या करूंगा। ये मेरा डिसीज था दोस्तों। इस प्रकार से मैंने लैंगिकता का पार्ट खुद में खोजा। ये भी सोचा उसके बारे में कि अगर ये मेरे लैंगिक लफड़े अगर मेरे जवाई को पता चलते हैं और वो अगर एक आधी बाई रखते हैं और उन्होंने मेरी माँ बहन को अगर पता चल गया कि वही ऐसा ऐसा इन्होंने रखा है जवाई ने, तो जवाई ये बोल सकते कि पहले तेरे भाई को समझा, बाद में मुझे समझा। तो यहाँ तक की नौबत आती थी। ये सब डिसीज था दोस्तों। आफ्टर सोब्रिटी ये डिसीज मेरे साथ काम कर रहा था। आज डिसीज खत्म हुआ है क्या? नहीं हुआ है, आज भी डिसीज मेरे में है। लेकिन जब मैंने स्टेप्स समझ के लिया और उस पर चलने की कोशिश किया, जो हमारा पार्ट बोलते सुधारना, रिकवरी, तो रिकवरी मुझे कैसे पता चलेगी? तो स्टेप्स मैं समझ में लेने के बाद 6वीं स्टेप्स में स्वभाव दोषों को जब मैंने खोजा, लिखा, तो मुझे पता चला कि ये स्वभाव दोष को बदलना है। तो बदलना किस टाइप से है? तो मैंने जो लिखा कि भाई अपने पिताजी को उनकी भावनाओं को नहीं समझता, तो मैंने उनकी भावनाओं को समझना चालू कर दिया। मैंने एक ओल्ड टाइमर से पूछा था कि भाई मुझे माफी मांगना है मेरे पिताजी से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उनकी उम्र है कम से कम 78 के करीब करीब है। अगर मैं आज माफी मांगता हूँ, उनको ब्लड प्रेशर है, हाई शुगर है, तो शायद वो ये बात समझ नहीं पाएंगे और शायद उखड़ जाएंगे। तो मैं क्या करूं? यानी सुधारना मैं कैसे करूं? इसमें माफी तो मांग नहीं सकता, माफी मांगूंगा तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, वो मर भी सकते हैं, उनको ठेस पहुंच सकती है उनके इसमें, क्योंकि उन्होंने इतने साल मुझे संभाला। तो क्या करूं? तो उन्होंने कहा था कि आप उनकी जो दिनचर्या है उसको समझ लीजिए, उनको क्या क्या लगता है खाने में, पीने में, या जो भी है उनके प्रॉब्लम, उसको दूर करने की कोशिश की। तो ये मैंने शुरू कर दिया। अब मेरे पिताजी की उम्र 78, ये ढलती उम्र में शायद थोड़ा सा ये रहता है कि थोड़ा नॉनवेज खाया जाए। तो मैं ये 5 सालों में मुझे तो नॉनवेज की इच्छा नहीं होती, मैं खाता हूँ लेकिन इच्छा नहीं होती थी जो पीने के समय। आज कब होगी? तो आज मेरी मिसेस बोलती है कि भाई पिताजी के लिए लाइए, तो मैं लाता हूँ दोस्तों। ये थोड़ी थोड़ी बातें, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मैं आज उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे स्वभाव दोष के कारण पता चला कि ये स्वभाव दोष है, उसके कारण मुझे में ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसमें सुधारना करने के लिए समझने की कोशिश किया। अब मेरा और एक बड़ा स्वभाव दोष था,
वो था, तो जिसे हम डिसीज भी बोल सकते हैं कि वो था गॉसिपिंग करना, बहुत बड़ा। यानी मैं लोगों के पीठ पीछे उनकी बातें दूसरे को बोल देता, यानी इवन ये चीजें मैंने अपने ग्रुप में भी किया है, डिवाइड एंड रूल जो बोलते हैं, वो भी मैंने अपने ग्रुप में किया था कि एक जन को ये बताने का, दूसरे को दूसरा बताने का, ये गॉसिपिंग मैं कर रहा था। अब ये गॉसिपिंग के कारण हो क्या रहा था, तो जिस आदमी के पीछे मैं गॉसिपिंग कर रहा था वो तो अपने घर में चैन की नींद सो रहा था, लेकिन मेरे मन में डर लगे रहता कि उसको अगर पता चले तो। और ये पता चलता ही दोस्तों, क्योंकि अगर मैं किसी आदमी को बताता हूँ, खास आदमी को, कि भैया तू मेरा खास है, वो फलाना मेंबर ऐसा ऐसा कर रहा है, तो उस मेंबर का भी कोई ना कोई खास रहता है। और ऐसे खास खास करते करते मेरे पास मेरा वाला खास दोस्त मुझे बताता है, तो वो चीज घूम के मेरे पास आती है गॉसिपिंग की। तो ये गॉसिपिंग की वजह से फिर होता कि जिस आदमी के विषय में गॉसिपिंग की, वो भी आदमी सामने आके बोल सकता है मुझे, और उसके बाद फिर डर। ये सवा दूसरे के लिए मैंने सीधा गॉसिपिंग ही करना बंद कर दिया। हाँ, उसके शेयरिंग में क्या हुआ ये अब मैं क्या करता हूँ कि मैं उसके सामने बता देता हूँ कि भैया तेरी शेयरिंग में ये तूने बड़ा ऐसे ऐसे गलत बोले, ऐसा मुझे लगता है, तू देख ले। ये मैं करता हूँ दोस्तों। तो आज मुंह पे उनके साथ आराम से बैठ के, क्योंकि ये बोलने का भी एक तरीका होता है दोस्तों, जो मैंने मेरा था तरीका, थोड़ा टोच के बोलने का, उसके चार चार जनों के सामने उसको बताने का, ये सब चीजें, ये सब और दोस्त थे, ये डिसीज था मेरा। तो ये मैंने चेंज किया, उसको चेंज इस तरह से किया कि जैसे एक वाक्य है दोस्तों कि थोड़ा अगर उसमें हम आवाज के रेंज को अगर बढ़ा के भी करते हैं तो उसमें गुस्सा झलकता है, और रेंज को थोड़ा कम करते हैं तो उसमें प्यार झलकता है। एक सिस्टम, एक सेंटेंस है दोस्तों, सिंपल है कि मैं अपने मिसेस को बोल सकता हूँ भाई पानी ला। अब ये भाई पानी ला में बिल्कुल सेम सेंटेंस बोलूंगा मैं, भाई पानी ला, तो इसमें थोड़ा सा प्यार है। आप इसको मैं अगर आवाज की रेंज बढ़ा देता हूँ, भैया भाई पानी ला, इसमें गुस्सा आ जाता है। अब वो गुस्सा आने की वजह से वो भी चकरा जाती है। ऐसे ही मैंने अपने मेंबर के साथ प्यार से बातें करनी है। पहले बहुत अटैकिंग बातें करता था, तो ये प्यार से मैंने बातें चालू की, जिसके कारण अब उनको भी समझ में आ रहा है कि संजीव भाई मेरे साथ क्या बोलना चाहते हैं क्या नहीं। तो इस तरह से मैंने गॉसिपिंग को बंद करके इस टाइप से मैंने इसे सुधारने किया दोस्तों। आज भी मेरे में लैंगिकता का एक पार्ट है जो मैं अभी शेयर करूंगा कि डिसीज कैसे काम करता है। मेरे पास एक 15 मिनट है, तो डिसीज कैसे काम करता है और उसमें मैंने सुधारना क्या किया, और ये स्टेप लेने के बाद मुझे पता कैसे चलता है कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। दोस्तों ये जो स्टेप्स है, ये मैं गलत जाता हूँ तो मुझे मतलब ये बता अवगत करा देती कि भाई तू गलत जा रही है। स्टेप लेने के बाद ये नहीं होता कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, ऐसा नहीं होता, शराब पी भी सकता हूँ, लेकिन ये मुझे बताती है अंतरात्मा के थ्रू कि भाई तू गलत कैसे जा रहा है। एक अनुभव शेयर करूंगा दोस्तों। अभी पिछले 20 जून की बात है, 21 जून की बात है। मेरे स्टेप्स लेने के बाद पूरे लैंगिकता के लफड़े बंद कर दिए, फोन बंद कर दिए, सब डिलीट नंबर कर दिए थे। और 21 जून को मेरे एक पुराने लफड़े का फोन आया, और उसने मुझे बोला कि भी हैप्पी बर्थडे। अब मैं थोड़ा चकरा गया, बोला ये आवाज सुनी है, तो बाद में पता चला वो आवाज है। तो मुझे वो उन्होंने बताया कि हैप्पी बर्थडे, तो मैं बोला किस चीज का भाई, मेरा तो बर्थडे है ही नहीं। तो नहीं, बोले आज के दिन आपने 6 साल मुझे मुझे प्रपोज किया था। अब देखिए दोस्तों, मेरा दिमाग कैसे काम करता है, डिसीज कैसे काम करता है आज भी। तो मुझे अब ये लगा कि भाई अब इतने खुद के फोन किया है तो अपना खेल जम सकता है। क्यों, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, क्योंकि पहले जो मैंने खेल खेला था उसकी उल्टी सुल्टी पट्टी पड़ा के वो सब मेरे बाबले घर तक नहीं गए, तो मेरा कॉन्फिडेंस था, सक्सेस हुए थे। तो मुझे लगा कि ये काम आज भी हो सकता है। आज भी मैं, ये भाई ने मुझे फोन किया है तो मेरा ये काम सक्सेस होता है, आज भी मुझे सेक्स मिल सकता है। ये मेरे दिमाग में आया था स्टेप्स लेने के बाद भी। अभी ये यही साल की, मतलब पिछले साल की जून की बात है। तो मैंने क्या किया, ट्राई मारना चल के, लेकिन मेरा जो ईश्वर है वो मुझे कैसे बताता है वो भी बता दो दोस्तों, कि मेरा अंतरात्मा, ईश्वर अंतरात्मा से कैसे मुझे बताता है कि भाई ये गलत कैसे है, और मैं कैसे ट्राई पाता हूँ। जो हमें बताया कि प्रयोग ना करें, तो मैं प्रयोग कैसे करता हूँ ट्राई, और मुझे ईश्वर कैसे बताता है। तो मैंने उनके ऊपर मैं बात करना चालू किया कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। 2-3 दिन फोन पे बात किया। अचानक उन्होंने एक ऐसे आदमी का नाम लिया जो आदमी मेरी तरह चमड़ी चल रहा, और मुझे अचानक से झटका, ये ईश्वर की बात है, ईश्वर ने कही हुई बात होंगी उसके मुंह से। तो उन्होंने ऐसे आदमी का नाम किया कि जो मेरे जैसा ही था। तो मुझे अचानक ये महसूस है कि यार ये औरत अभी भी उस आदमी के साथ संबंध रखती, तो मेरे से कैसे प्रामाणिक रहेगी, मेरे से कैसे लॉयल रहेगी। और ये भी बात दिमाग में आई
कि जो औरत अपने बिस्तर की नहीं हो सकती वो मेरी कैसे होगी। लेकिन इस आवाज को हमारे परमेश्वर का आवाज था, ईश्वर का आवाज था, लेकिन मैंने उसको दबा दिया। अपने अल्कुल ने कहा कि प्रयोग ना करें, मैंने फिर भी प्रयोग जारी रखा। बोला हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, नहीं होगी नहीं होगी, अपने को मिलने से मतलब। तो मैंने अपनी इच्छा लगाई। फिर अब मैंने 2 दिन के बाद या 4 दिन, मुझे याद नहीं, लेकिन 4-5 दिन की बात है, मैं टप्पे पे गया और टप्पे पे वो औरत उस साइड में खड़ी थी, मैं इस साइड में था, और अचानक जिस साइड न जाती वो दूसरे साइड में आई और आके खड़ी हुई और उतने में के लिए फिर ईश्वर ने मुझे दिखाया कि भैया तू जिस चीज के पीछे लग रहा है ना, वो देख जा रही है दूसरे के साथ, तू मत लग इसके। लेकिन मेरे जैसा बेवड़ा नहीं मानता दोस्तों, मेरे में जो डिसीज है ना वो मुझे मानने नहीं देता। आज भी वो डिसीज क्या होता है, मानने नहीं दिया। मैं और एक फर्क हाँ ठीक है ना भाई, गई होगी क्या, लोगों को बांटती होगी, मेरे को मिलेगा ना, बस मेरे को क्या करना है लोगों से। ये मेरी सोच है दोस्तों, ये सोच ही, जो सोच है यही डिसीज है। तो ये मैंने फिर और ट्राई किया। अब देखिए दोस्तों, ईश्वर जो मेरा है वो 2 बार मुझे सचेत कर चुका था, लेकिन मेरे जैसा बेवड़ा मानता नहीं है मुझे। मेरे तीन अच्छे वर्ड के थ्रू ही वो मुझे बताता है। तीसरी बार क्या हुआ दोस्तों, मैं मिसेज कैरी के लिए जा रहा था, बस्ती के उस पार वो थी, और मैं जाके उससे बात किया। और जैसे ही बात कर, लेकिन देखिए तो दोस्तों, मैं मैसेज कैरिंग के लिए यानी भगवान के काम के लिए जा रहा था, और भगवान ने उसके मुझसे कैसे बोल दिया और मैंने कैसे समझा। तो वो औरत ने मेरे से बात करते रहे ना, बोल दी कि तू क्या मेरी चौकीदारी करने के लिए आता है क्या। बस दोस्तों, वो चौकीदारी शब्द है ना, वो मुझे इतना अखरा कि मुझे आप तीसरी बार जो मेरा ईश्वर, उसने अच्छे कड़े शब्दों में मुझे बताया कि तू चौकीदारी कर रहा है, वहां ट्राई करेगा तो कहाँ तक जाएगा, भयंकर दुख और वेदना होना तुझे कैसे है। क्योंकि आज तक तेरे जो लफड़े हैं, तू जो मैसेज कैरिंग कर रहा था, तू जो ग्रुप को बढ़ा रहा था, तेरे कुछ पुण्य काम, ये मेरी सोच है दोस्तों, ये तेरे पुण्य काम है, इसलिए तेरे लफड़े में तेरे घर में नहीं जाने दूंगा। लेकिन आपके बार अगर तू करेगा तो ये लफड़ा तेरे घर में जरूर जाएगा। ये मेरी सोच है दोस्तों, ये मेरे दिमाग में आई हुई सोच है, ये ईश्वर ने डाली हुई सोच है। उसके बाद दोस्तों मैंने वो चैप्टर फिर से पढ़ा, और बाद में मुझे पता चला कि इस समस्या से निकलना कैसे, क्योंकि सुधारने की जरूरत है। तो सेक्स ये प्रॉब्लम से निकलना है, तो बिग को सीधी तरीके से बताया दिया है दोस्तों, कि जिसके मतलब ये अगर प्रॉब्लम से निकलना है तो हमारे जो लोग हैं आसपास के, उसके लिए मदद के लिए पूरी तरह से जुट जाओ, उनकी अपेक्षा जितनी पूरी कर सकते हो पूरी करो, ये वाक्य लिखा है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने अपने घर में अब ख्याल करना चालू कर दिया। मैंने रोटियां बनाना सीखना चालू किया। छोटे छोटे काम है, देखा दोस्तों कि रोटी बनाना भी कितनी बड़ी बात हो जाती है। मैं तो साला आराम से 2-3 रोटी डकार लेता हूँ, खा लेता हूँ, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत है ये मुझे पहली बार पता चला। अब धीरे धीरे ऐसे ही मैं अपने घर में सुधारना कर रहा हूँ कि छोटे छोटे काम कर रहा हूँ जो अभी तक नहीं करता था आज भी। लेकिन दोस्तों ये डिसीज काम दिमाग में रहता है, सोच में रहता है मेरे, क्योंकि डिसीज मेरा आखिरी पड़ाव तक चलने वाली है। तो इसमें सुधारने के लिए दोस्तों मुझे टेस्ट टिप का सहारा लेना पड़ता है। और टेस्ट टिप समझ के बाद लेने के बाद दोस्तों मैंने एक सुधार और किया। जो मेरे सिस्टर के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं थे, संबंध अच्छे नहीं थे बोले तो हम बात करते थे, लेकिन वो मन से बातें नहीं होती थी। जब 9th स्टेप में मैंने मुझे बताया गया था कि माफी मांगना है, तो मैं राह देख रहा था कि मेरी चारों सिस्टर छोटी है मेरे से, तो मैं राह देख रहा था कि कब आएगी, कब इनसे माफी मांगूंगा। मैं एक सोच रहा था कि चारों के एक साथ माफी मांगूंगा। शायद भगवान को मंजूर था कि चारों के एक साथ माफी मांग तू, लेकिन उसके लिए उसने भगवान ने मेरे से एक प्री प्रिय चीज उठा ली। वो मेरी थी माँ। पिछले जनवरी 30 जनवरी को पिछले साल की मेरी माँ गुजर गई थी। और गुजरने के बाद तो मेरी माँ का भी नाम था खुन्नस में। तो मैं गया वहाँ, मतलब तिरोड़ा में मैया हुई मेरे गाँव में नहीं हुई थी, हम वहाँ गए। तो मुझे लगा कि यार मेरी माँ की माफी रह गई है। तो ये मेरे मन को कचोट रहा था कि मेरी माँ की माफी रह गई यार, कैसे मांगू क्या। लेकिन देखते दोस्तों भगवान किस तरह से माफ कर देता है कि वो भगवान ने मेरी सिस्टर के थ्रू बोल दिया कि संजू बोले, माँ बोल रही थी बोले कि ये जो दिवाली गई, ये मेरे जीवन में सबसे बड़ी अच्छी दिवाली गई। मेरा लड़का, मेरा संजू लड़का सुधर गया है। क्योंकि दोस्तों हमने मेरे जवाई आए थे, मेरे सब सिस्टर आई थी, हमने कराओके सिस्टम से गाने गाना चालू किया था। पहल मैंने की थी, क्योंकि दोस्तों सिटीजन अगेन के थ्रू मुझे पहल करना पड़ता है, तो मैंने पहल की थी। मैंने कराओके सिस्टम पे गाना चालू किया, फिर सभी ने गाना गाया, और मेरी माँ वहाँ पे बैठ के सब देख रही थी।
मेरा जो सहभाग देख रही थी पूरे, क्योंकि पहले दारू की पीने केस में मैं तो अपने रूम में सो जाता था, लेकिन पहली बार स्टेप लेने के बाद मेरा मिलना, सभी लोगों से हंस के बात करना, गाने गाना, ये सब चीजें उसने देख रही थी और उसने कहा था मेरा संजीव सुधर गया, और ये संजीव सुधर गया यही मेरे लिए माफी है, ऐसा मैं समझता हूँ। पर्सनली माफी तो मुझे नहीं मिली, लेकिन यही सोचता हूँ दोस्तों। तो ये मेरी माँ को उठा लिया था, मेरी मतलब मेरी सिस्टर्स के माफी मांगने के लिए। तो बाद में जब दोस्तों 13वीं का कार्यक्रम था वर्रा में, और मैं सोच रहा था कि इन चारों से मैं माफी मांगूंगा, तो मैं घर में देख रहा था, तो अचानक मुझे मौका मिला। दोस्तों भगवान मौका देता है, मुझे सिर्फ उसको उठाना पड़ता है। तो मौका दिया। मेरी दो सिस्टर मेरी बेडरूम में बैठी थी और दो थोड़ी सी बाहर खड़ी थी, और जैसे मैं अंदर घुस रहा था एकदम से ख्याल आया कि दो अंदर बैठी है, दो बाहर है। तो मैंने दोनों को, बाहर वाली सिस्टर को बुलाया। मेरी सिस्टर मेरी चारों मेरे से छुट्टी है, उनको रूम में बैठाया, दरवाजा बंद किया, उनको बोला मैंने कि मेरे कारण आपको जो भी मानसिक प्रताड़ना हुई है, और मेरे कारण आपके फैमिली ने, उनकी ससुराल में मेरे कारण जो भी आपको मान खंडना हुई है, जो भी अपमान सहन करना पड़ा है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैंने माफ करा करो ऐसा नहीं तो कहा दोस्तों, मैं सिर्फ मांगता हूँ ऐसा बोला। मैं माफी मांगता हूँ ऐसा बोला। और चारों सिस्टर ने एक साथ बोला कि भैया संजय भैया जो भी हुआ ठीक है, अब हो गया हो गया, अब तू ही हमारी माँ है, ऐसा उन्होंने बोला। दोस्तों चारों सिस्टर ने मुझे ये बोला कि तू ही अब हम अपनी माँ तो गुजर चुकी, लेकिन तू हमारे लिए माँ है। तो ये दोस्तों मुझे माफी मिलती है, अगर मैं स्टेप के थ्रू चलता हूँ तो ये माफी मुझे मिलती है। ये सुधारना मेरे साथ हुई, उसके बाद मेरे सिस्टर से मेरे संबंध अच्छे हुए। एक सिस्टर जो मेरी 3 नंबर की सिस्टर थी, जिसकी शादी में मैंने बहुत बड़ा लफड़ा कर दिया था, बहुत बड़ा झगड़ा बहुत कर लिया था शराब के कारण। उसके कारण वो मेरे से 12 साल बात नहीं किया था उसने। जब अल्कोहलिक सर्विस में आया, मैंने उससे माफी मांगा, तो उसने कहा कि भैया तू पुणे में आ जा, तुझे पूरा कोकण दर्शन करा देती हूँ। जबकि उसी सिस्टर को मैंने कैमरा मांगा था, तो उसने बोला था कि बजट नहीं है। अब वही सिस्टर मेरे लिए 50 से 60 हजार जो भी कोकण दर्शन का जो भी खर्चा वो करने के लिए तैयार हो गई। आज 2 साल कोरोना की वजह से नहीं जा पाया, लेकिन वो बोलती है हर साल। उसको मेरे प्रॉपर्टी के दिन फोन करता हूँ, उससे माफी मांगता हूँ फिर से ऐसी। और फिर बोलती है वो कि भाई आजा फैमिली के साथ, तुझे पूरा कोकण दर्शन दिखा दी। तो ये सुधारना दोस्तों, ये जो डिसीज से निकला हूँ या जो निकल रहा हूँ, साथ में सुधारना कर रहा हूँ, तो जिसके कारण मुझे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। आज सिस्टर के साथ संबंध बहुत ही अच्छे हैं, एकदम मस्त है। क्योंकि मैंने माफी मांगने के बाद उन्होंने माफ किया होगा नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने माफी मांग के अपने तरफ का रास्ता साफ करने के बाद अब मेरे मन में उनके प्रति कोई खुन्नस नहीं रही है, जिसके कारण मैं उसके साथ बात करता हूँ। मेरे जवाई मेरे से अच्छी तरह से बात करते हैं। वही जवाई थे जो मुझे बोलते थे कि शराब बंद कर, आज वही जवाई। और एक दोस्तों एक अनुभव है जिसके कारण मेरे सबसे बड़े जवाई की दारू छुटी, वो है अल्कोहलिक एनोनिमस। यानी मैं क्या करता था, नागपुर में जाता था और मैं शेषा कोड़े की मीटिंग के लिए जाता था, और उधर से मीटिंग करने के बाद मैं सिस्टर को मिलने आता था शनिवार के दिन, उनसे मिलता था। और कहाँ से आए बोलते थे, मैं बोलता था अल्कोहलिक सर्विस की मीटिंग। मेरे घर वाले को, मेरे सिस्टर को भी पता है कि मीटिंग में जाता है। तो वो मेरी देखा देखी करते हुए मेरे जवाई ने 8-2 साल हुए शराब नहीं लिया। तो ये मेरे ये सुधारना थी, जिसके कारण मेरे जवाई की शराब 2 साल से छुटी है। आज अगर मैं इस बात करूं मेरे मिसेस के साथ, तो आज भी दोस्तों 5 साल के बाद भी उसको जैसी चाहिए वो मेरे में नहीं आ चुकी है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मेरे 5वें बर्थडे पे जब मुझे फोन आए थे सवेरे से वे विश करने के लिए, तो मुझे मेरे घर में पता है मीटिंग जाता है, तो मेरे बच्चों ने मुझे हैप्पी बर्थडे कहा। और मेरी मिसेस ने भी मुझे हैप्पी बर्थडे कहा। 5 साल के बाद पहली बार अल्कोहल सर्विस में आने के बाद, स्टेप्स लेने के बाद, सुधारने के तहत रहते हुए मेरी मिसेस को हिम्मत आई और उसने मुझे हैप्पी बर्थडे कहा। लेकिन दोस्तों उसने एक बात भी बोल दी साथ में कि तुम्हारी दारू तो छूट चुकी है, लेकिन तुम वैसे के वैसे हो। तो दोस्तों ये कहना मेरे लिए, मैंने इसको पॉजिटिव लिया हूँ, क्योंकि आज भी मुझ में सुधार की बहुत बड़ी गुंजाइश है। जो मेरे मिसेस को चाहिए, जो मुझे बोलती है कि आज से 16 साल पहले जो तुम प्यार करते थे वो आज नहीं करते हो, तो शायद वो डिसीज के कारण हुआ था। लेकिन आज सुधारने में आते आते स्टेज टेस्ट के समझ लेने के बाद आज मुझे पता चल रहा है कि उसकी एक जो इच्छा थी गणपति पुजारी, आज तक पूरी कर नहीं पाए। लेकिन अब सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये सोचता हूँ दोस्तों, मैं जो करूँगा वही मैं बताऊंगा, सोच नहीं बताऊंगा मेरी। तो ये
मतलब मेरे घर में भी अभी मेरे सुधार के लिए बहुत बड़ी गुंजाइश है, मुझे अब भी नजर आ रहा है। लेकिन आज मैं उसके साथ बात करने की कोशिश करता हूँ। शाम को मीटिंग होने के बाद जरा तो वो सो जाती है जल्दी, उनको सवेरे 5:30 बजे, लेकिन सवेरे की चाय उनके साथ पीता हूँ। दो तीन बातें जो होती है हमारी सवेरे उतने टाइम होती है, क्योंकि बाद में वो स्कूल जाती है, वो 2-2:30 बजे आते हैं, मैं 5-6 बजे 7 बजे 8 बजे जाता हूँ, फिर वो खाना खाने में लगती है। तो समय नहीं मिलता, लेकिन जो भी आज समय मुझे मिलता है तो उससे बात करता हूँ सवेरे। नहीं तो मैं 8-8 दिन बात नहीं करता था, 15 से 15 दिन सोबराइटी में आने के बाद भी ड्राई ड्रंकर स्टेज के अंतर्गत बात नहीं करता था। आज वो बात करता हूँ दोस्तों। आप बच्चों से भी अभी मैंने बताया सब सवेरे ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि भाई गलती तेरी है। तो मेरे पिताजी के फोन पे फोन लगाया, उसको बोला कि एक बार फिर बताओ बच्चे को कि आरटीपीसीआर कर ले। उसने आरटीपीसीआर करने के बाद मैसेज आया मेरे मोबाइल पे। तो ये सब चीजें दोस्तों, क्योंकि आज भी मैं जानता हूँ मेरे बीमारी की वजह से वो कितने ग्रसित है, उसका एक और उदाहरण दूंगा और अपनी शेयरिंग खत्म करूंगा। 2:54 हो रहे। एक बार हम खाना खा रहे थे दोस्तों, इस तब लेने की बात है। हम शाम को खाना खा रहे थे एक साथ मिलजुल के। तो मुझे अचानक ठसका लगा, यानी मेरे को ये हुआ अनाज का कुछ कण अटक गया होगा मेरे गले में। तो मैंने पानी मांगा था। सवेरे उसके साथ मेरी थोड़ी बड़े बच्चे के साथ थोड़ा अनबन हुई थी, तो मुझसे बात नहीं कर रहा था। तो मैंने छोटे बच्चे को पानी लाने के लिए बोला। मेरे बड़े बच्चे ने उसके पास बॉटल थी, वो मेरे हाथ में दिया, मैंने नहीं लिया दोस्तों। और दूसरे छोटे बच्चे ने जब पानी लाया तो मैंने पिया, तो उसने वो बड़े बच्चे ने वो बॉटल दम से पटक दी। तो इसका मतलब ये हो कि आज मेरे व्यवहार से, मैंने बात नहीं किया, फिर भी मेरे दुर्व्यवहार से उसके बारे में मैंने अपने प्रति खुन्नस पैदा कर दी। तो ये डिसीज है दोस्तों, ये है डिसीज कि जो आज भी मैं अपने व्यवहार से बच्चों के मन में खुन्नस पैदा कर सकता हूँ। ये डिसीज आज भी मुझ में है आज, लेकिन उस पर अभी उस पर काम करने की कोशिश करता हूँ। बड़े बच्चे के साथ प्यार से बात करते हैं, लेकिन वो उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कारोबार कॉपी है, जिस तरह से वो चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे वो मैं चला था वैसे वो आता है मेरे पीछे, वैसे ही सिस्टम है उसकी। तो मुझे लगता है कि वो भी शराबी ना बन जाए, ये है डर। लेकिन डर होने के बाद भी मुझे ये पता है कि मेरा जो ईश्वर है और जो मेरी अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग है, अगर मैं जिंदा रखता हूँ तो वो आ भी जाए तो मीटिंग भी आएगा, और शायद उसका परमेश्वर उसको लाएगा, ये सब मुझे लगता है। ये तो इसलिए मैं आज मीटिंग में पूरी तरह से 5 साल में बहुत झोंक दिया था दोस्तों, जिसके कारण जो बोलते हैं घर का मीटिंग, तो उसमें से घर जो मेरा था वो बहुत गिर चुका था। लेकिन आज मैंने मीटिंग थोड़ी कम कर दी है। वरना भी 4 मीटिंग होती है, उसमें से 2 करता हूँ। 2 की जगह मैं अपने घर में रहता हूँ। अगर दूसरे ग्रुप में बर्थडे है तो उसमें जाता हूँ, बर्थडे बॉय को विश करके निकल आता हूँ। क्योंकि अब मुझे पता चला कि मेरा घर थोड़ा सा नीचे दब गया है, क्योंकि 4 सालों में मैंने ए में बहुत कुछ खुद को झोंक दिया था, पूरी तरह से ए को लिया था, जिसके कारण काम तो नहीं मेरा प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन घर में प्रॉब्लम हुआ था। आज घर में रह के कम से कम मेरी मिसेज इतना ही चाहिए कि आप घर में रहिए, बस उससे ज्यादा मदद नहीं किया तो चलता है। ये सब मैं आज करता हूँ दोस्तों, तो सुधारने के तहत चल रहा है। बार बार प्रॉब्लम आती है, समस्या से जो मेरी मेंटली प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसके निकलने के लिए मेरे पास सबसे बड़ा हथियार जो दिया है वो 12 स्टेप्स, और उसके बाद चल रहा हूँ। इसलिए आज दोस्तों एक अच्छी जिंदगी तो नहीं बोलोगे, लेकिन एक समाधानी हूँ, थोड़ा सा है, आनंद है, चल रहा है, कट रही है। स्वीकार किया हूँ कि ऐसी जिंदगी मुझे मिलेगी, ऐसे प्रॉब्लम आएंगे, और उसके लिए मेरा ईश्वर 12 स्टेप के तहत मुझे मदद करेगा, ये भी मुझे पता चल गया है अनुभव के माध्यम से। और दोस्तों ये जाते जाते एक और अनुभव बता दूंगा कि मुझे ऐसा एक बार 11वीं पार की तरह ऐसा लगा था कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रखा है। मेरी माँ जब गुजर गई थी उस दिन से मुझे उसकी मैयत होने तक ऐसा लग रहा था दोस्तों कि क्या रखा है जिंदगी में, साला जानवर भी जीते हैं, और मैं भी वैसे सवेरे उठता हूँ, शाम को जाता हूँ, दिन में काम करता हूँ, खाना खाता हूँ, बस वही काम, वही एक रोजमर्रा की जिंदगी है। तो अपनी जिंदगी में रखा क्या है, इस टाइप से मेरे में ब्लैकआउट ब्लैंक हो गया था दोस्तों। लेकिन दूसरे दिन जब हम नदी में फुल जो अस्थि विसर्जन करते उसके लिए गए थे, तो अचानक मेरे जवाई ने वो नहाने के समय मेरे सर पे पानी डाला, और अचानक अंदर से एक आवाज आई। तो वो ईश्वर की आवाज समझता हूँ कि भैया जिंदगी तो रोज ही जिएंगे, ऐसे ही जिएंगे, लेकिन तू अगर एक बेवड़े के पास जाता है और ये अल्कोहल साइंस का मैसेज कैरी करता है, तो शायद उसके अंधेरी जिंदगी में
आशा का किरण आएगा, वो जिएगा, प्रकाश के साथ जिएगा। तो ये तेरा काम है कि अब तेरी जिंदगी का एक ही उद्देश्य है कि अल्कोहलिक एनोनिमस के बादों के पास जाएगा, नए बेवड़ों को खोजेगा, उनको मैसेज देगा, उनको लाने की कोशिश करेगा। सोबर होना नहीं होना भगवान के हाथ में, तेरा काम है वो करते जा। अब आज मेरी जिंदगी का एक ही उद्देश्य है कि घर के काम करना और मीटिंग के मैसेज को, एल्कोहलिक एनोनिमस के मैसेज को नए भाई को देना और उनसे बात करना, जिसके कारण आज दिमाग में शांति है दोस्तों। और उसके कारण आज मेरा बीपी 120/80 जो मेडिकल साइंस होता है वो है, उम्र के 50 साल हो चुके हैं, शुगर नॉर्मल है, रात को 9 बजे 9:30 बजे नींद आती है, 5:30 बजे तक सवेरे दुनिया जल गई कि डूब गई कुछ पता नहीं रहता, इतनी शांत नींद आती है। 5:30 बजे उठता हूँ, बढ़िया प्रार्थना करता हूँ, 6:30 बजे वॉकिंग करता हूँ दोस्तों 4 किलोमीटर की। उसके बाद आधा 1 घंटा बैडमिंटन खेलते हैं हम हमारे दो ए मेंबर के साथ, और दिन भर का काम करके दोस्तों रात को भगवान का आभार मान के सोता हूँ। बस यही चल रहा है दोस्तों। मेरे जो अनुभव थे मैंने आपके सामने रखने की कोशिश किया, और मुझे जो मौका दिया सेवा का, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच।